विधानसभा के रिजल्ट बस कुछ ही देर में रुझान आना भी शुरू हो जाएंगे। अमृत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमृत, घुसपैठ जैसे कई चीजें रही, कई ऐसे मुद्दे रहे जो इन चुनाव के प्रचार में गूंजते रहे और आज भी हम उन मुद्दों को सुनते हैं, लेकिन क्या लगता है ये मुद्दे झारखंड के विधानसभा चुनाव में कितना असर डालेंगे? अमृत, देखिए, सबकी निगाह इसी बात पे थी। जिस तरह से देखेंगे कि झारखंड में जो एक पॉलिटिकल जो इक्वेशन बदलते हुए नजर आया था, चंपई सोरेन टूट करके अलग होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से कहा जाए कि हाथ मजबूत करते हुए दिखाई दिए इस चुनाव में। तो ये देखना अब ये है कि ये भी एक लिटमस टेस्ट की तरह है कि जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, चंपई सोरेन ने जिस तरह से अपने भाग्य को आजमाया है, खुद को जेएमएम से अलग करके, क्या वो कामयाब हो पाएंगे? ये भी एक लिटमस टेस्ट है। जैसे कि मैंने कहा, महाराष्ट्र चुनाव हो चाहे अब झारखंड चुनाव की बात कर लें, एक नया जो एक कहा जाए कि कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर विकसित हो रहा है कि कैसे पार्टियों से अलग हट करके कोई राजनेता अपनी किस्मत गढ़ता है। वो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है और वही चीज यहाँ पे झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। अगर चंपई सोरेन, अगर मुकाबला बेहद खास है, बने रहेगा अमृत, बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है और उपचुनाव पर बात करना भी बेहद जरूरी है। आदर्श हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए। आदर्श, आपके पास में आ रही हूँ क्योंकि विधानसभा उपचुनाव उत्तर प्रदेश का बेहद खास हो जाता है। पिछली बार के उपचुनाव के नतीजे हमने देखे कि बीजेपी को यहां पर कितनी चुनौतियां रही और कितनी सफलता भी मिली, लेकिन इस बार क्या लगता है, क्या कुछ माहौल है? देखिए, बिल्कुल ये जो 9 सीटें हैं, हालांकि 10 सीटों पर चुनाव होना था, उपचुनाव होना था, लेकिन जो मिल्कीपुर अयोध्या की सीट है उस पर कानूनी दांवपेच की वजह से चुनाव नहीं हुआ है। लेकिन इन 9 सीटों को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, गाजियाबाद से शुरू होकर यहाँ अवध तक ये पूरी सीटें फैली हुई हैं, अवध से आगे भी ये सीटें पूर्वांचल तरफ बढ़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर ये हर सीट कहीं ना कहीं बताती है कि उस इलाके, उसके आसपास की जगहों का माहौल क्या है, पार्टी को कितना फायदा होगा, और इसी के साथ साथ ये भी बताती है कि 2027 में किसके पक्ष में ये पूरा माहौल बनने वाला है। और कहीं न कहीं इसी बात की लड़ाई भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी लड़ रही है कि आखिर इन 9 सीटों पर कितनी से ज़्यादा सीटों पर बढ़त बना सके, और उसी के साथ साथ ये संदेश भी दे सके कि आखिर कहाँ कौन मजबूत है। और इसी के साथ एक लिटमस टेस्ट भी इन पार्टियों के लिए है, ताकि इस बात का अंदाजा लग सके कि 2027 के लिए रणनीति कैसे बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे की रणनीति भी चुनाव के रिजल्ट से होकर गुजरेगी। बने रहेगा आदर्श, लौटेंगे आपके पास। और चलिए उपचुनाव को लेकर भी बात करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव पर भी सबकी नजरें टिकी हुई। मध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाहती कि आखिर आज उपचुनाव में किसको जीत हासिल होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए कुछ ही देर बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, कुछ ही मिनटों बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और फिर जल्दी रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। उसके पहले क्या रंग देखने को मिल रहे हैं, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं विवेक? देखिए ऋतु, सबसे पहली बात यह है कि जितने पोलिंग एजेंट हैं वो अंदर दाखिल हो चुके हैं। प्रत्याशी कुछ ही देर के बाद पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि बुधनी में आखिर किसके पक्ष में जनता ने वोट किया है, ये देखना दिलचस्प होगा। कुछ ही देर के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। करीब 10 से 15 मिनट का समय है। 20 प्रत्याशी मैदान में थे। इसमें सबसे एक बड़ी बात है, अर्जुन आर्य जो समाजवादी पार्टी से थे, कांग्रेस में पहले रहे, लेकिन बीच में जैसे ही तारीख का ऐलान हुआ उसके बाद वो कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो गए। तो ये एक सबसे बड़े एक की फैक्टर होंगे जो किसी पार्टी या किसी भी प्रत्याशी की जीत में मार्जिन कम कर सकते हैं। अंदर की बात बता दूं, जहां मतदान कुछ ही देर के बाद 10 से 15 मिनट के बाद शुरू हो जाएगा, ईवीएम खुल जाएगी और अभी डाक मतपत्र के जरिए गणना की जा रही है। और एक सबसे बड़ी बात है कि करीब 125 कर्मचारी यहाँ पे लगाए गए हैं। और पीछे की तस्वीर दिखाया था, पुलिस फोर्स भी डिप्लॉय सुबह से ही किया गया है। तमाम सारे सीआरपीएफ और जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पे डिप्लॉय है और हर किसी के यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड चेक करने के बाद ही उसे अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और इसी तरीके की जो अंदर सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी बनाए रखा गया है। खासतौर पे जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उस दौरान किसी प्रकार की कोई हिंसक घटना ना हो, कोई उपद्रव ना हो, इसके लिए कुछ रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। और तमाम सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और तमाम सारे अधिकारियों को ये कहा गया है कि वो हर
पल पल पर नज़र रखें और जब काउंटिंग शुरू हो जाए, ईवीएम खुल जाए, उस वक्त जो 14 टेबल लगाई गई हैं उसमें किसी तरीके की काउंटिंग के दौरान विवाद ना हो, इसका खास तौर पे एहतियात के तौर पे ध्यान रखा जाए। 13 टेबल की जो गणना है उसके बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर बुधनी से जनता ने किसे चुना है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि कुछ देर के बाद प्रत्याशियों का आना सिलसिला शुरू हो जाएगा। रमाकांत भार्गव हैं बीजेपी के प्रत्याशी, पूर्व सांसद रहे हैं, अब विधायक बनने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा, मतदान हो चुका है, काउंटिंग का दिन है आज और राजकुमार पटेल का भविष्य भी तय हो जाएगा कि आखिर बुधनी की जनता ने उन पर कितना भरोसा जताया है। बुधनी की जनता ने किस पर कितना भरोसा जताया कुछ ही देर में स्पष्ट होगा। बने रहेगा विवेक, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ रोहित भी लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, छत्तीसगढ़ की बेहद महत्वपूर्ण सीट है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट। हमने देखा है कि रायपुर दक्षिण में जीत हासिल करने के लिए भले ही ये बीजेपी का गढ़ रही हो, लेकिन बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। चुनावी प्रचार में दिग्गजों ने भरपूर रोड शो किए, जनता के बीच भी पहुंचे, बीजेपी के दिग्गज भी और कांग्रेस के दिग्गज भी। लेकिन आज रिजल्ट का दिन है, तो रिजल्ट से पहले क्या कुछ देखने को मिल रहा है रोहित? बिल्कुल, देखिए 15 मिनट का लगभग और समय बचा हुआ है, जिसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और जिस पट के पीछे में दोनों ही प्रत्याशियों के भाग्य किस्मत में कैद थे वो तमाम पट दिखा देता हूं। इस समय देखिए कि मतगणना स्थल पे ही जो है वो पूरी तैयारी जो है वो आपको साफ तौर पर दिखाई देगी और लगातार एजेंट के आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू है। और ये स्ट्रांग रूम है, दक्षिण का स्ट्रांग रूम, और इसी के अंदर देखिए आपको ईवीएम तस्वीरों पर साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे और इन्हीं ईवीएम की गिनती जो है वो थोड़ी देर बाद शुरू होगी। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम से गिनती जो है वो शुरू होना हो जाएगा और कुल मिलाकर उससे नतीजे आने जो है वो शुरू हो जाएंगे। पूरे कैंपस की तस्वीर आप देख सकते हैं कि अलग अलग पार्टियों के जो एजेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जो अंदर में सुरक्षा व्यवस्था है वो भी 3 से 4 लेयर में बनाई गई है और 4 लेयर बनाने के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर स्ट्रॉन्ग रूम को आप देखिए सिलसिला शुरू होगा, ईवीएम को धीरे धीरे एक एक करके बाहर लाया जाएगा, उसके बाद में उसको राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंट हैं उनके सामने उसको खोला जाएगा, जिसके बाद में ईवीएम की गिनती जो है वो शुरू होगी। दूसरी तस्वीर मैं इधर की दिखाता हूँ क्योंकि बाहर किससे पहले तस्वीर दिखा रहा था मैं। ये देखिए यहाँ पर जो एजेंट आ रहे हैं लगातार, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, और कुल इस बार 30 प्रत्याशी मैदान में थे, तो तमाम एजेंट जो हैं वो यहाँ पर सुरक्षा उनकी जांच की जाती है और जांच करने के बाद में यहाँ से फिर वो आगे की ओर जो है वो बढ़ते हैं। इसके साथ ही जो भी अधिकारी जो कर्मचारी रहते हैं वो तमाम लोग को जो अंदर जो है वो जांच करने के बाद ले जाता है। और समीकरण की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस ने इस बार अपने युवा प्रत्याशी को उतारा था, आकाश शर्मा को उन्होंने दाव खेला था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं पुराने चेहरे पर ही भरोसा जताई और सुनील सोनी, क्योंकि इससे पहले 2 बार महापौर रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और सांसदी के दौरान उन्होंने कई काम जो है वो राजधानी रायपुर में आज मील के पत्थर भी साबित हो रहे हैं। ऐसे में उनके ऊपर दाव खेला गया और उनके पीछे एक बड़ा हाथ जो है वो बृजमोहन अग्रवाल जो वर्तमान सांसद हैं उनका बताया जा रहा है, क्योंकि वो इसी सीट से आ रहे थे, 40 सालों से वो इस विधायक थे, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। लेकिन दावे बड़े बड़े हो रहे हैं, मिठाई के ऑर्डर दोनों ही पार्टियों ने दे दिया, लेकिन अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिला पाती है। ऋतु, बिल्कुल, कौन सी पार्टी मिठाई खिला पाती है और देखना होगा जश्न कहाँ बनता है। रोहित आप बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास।